वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग बिजनेस अकाउंटिंग और सर्विस बिजनेस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, हु आर सर्विस प्रोवाइडर्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी ट्रेडिंग बिजनेस की और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी की थी कि ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें आप मर्चेंडाइज से डील करते हैं, गुड्स से डील करते हैं और उनको फिजिकली आप गुड्स की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। इस लेक्चर में हम सर्विस बिजनेस का एक इक्वेशन एनालिसिस करेंगे और केस एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लेके उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि इवेंट्स, नेचर और इक्वेशन पे जो इफेक्ट्स हैं सर्विस बिजनेस में कैसे हो सकते हैं। एग्जाम टाइप क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस होंगे, पास एग्जाम क्वेश्चंस होंगे और हम साथ साथ इस बुक को फॉलो करेंगे। इस बुक से हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको जहां जहां रेकमेंड करेंगे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने से एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जिसमें एक ट्रेडर गुड्स परचेज करता है और उन गुड्स को अपना मार्जिन रख के बेच देता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप फिजिकली गुड्स को डील करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस की इसके अलावा रिटेल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर, सब एग्जांपल्स हैं। सर्विस बिजनेस में क्योंकि आपको गुड्स नहीं डील करना होता बट आपको अपनी सर्विसेज पहुंचानी होती हैं और उन सर्विसेज की आप फी या इनकम चार्ज करते हैं। उसमें बैंक हो सकता है, उसके अंदर हॉस्पिटल हो सकता है, उसके अंदर स्कूल हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दिस इज द बेसिक कंपैरिजन। तो इन सब बातों को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि ट्रेडिंग बिजनेस में हम टर्म्स यूज करते हैं सेल्स, मर्चेंडाइज, गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाउएवर सर्विस बिजनेस में हम सेल्स नहीं यूज करते, हम कहते हैं यहाँ पे कोई इनकम हो सकती है, यहाँ पे फी इनकम हो सकती है, यहाँ पे बैंक अपनी सर्विस चार्जेस ले सकता है, हॉस्पिटल अपनी कंसल्टेशन फी चार्ज कर सकता है, स्कूल अपनी ट्यूशन फी, एडमिशन फी चार्ज कर सकता है। एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हु आर सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट? सर्विस प्रोवाइडर्स कौन हो सकते हैं? प्रॉपर्टी डीलर कैन बी अ सर्विस प्रोवाइडर। यस, अ पर्सन जो रियल एस्टेट का काम करता है, जो प्रॉपर्टी को खरीदो फरोख्त करने में फैसिलिटेट करता है, वो एक प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है। तो वो अगर अपनी फी कोई चार्ज करना चाहे या इनकम रिकॉर्ड करना चाहे तो वो कैसे लिख सकता है उसको? वो अपनी कमीशन चार्ज कर सकता है फॉर द ट्रांजैक्शन जो उसने खरीदो फरोख्त आपको करके दी, एक बायर और सेलर को मिलाया। इसी तरह से एयरलाइन सर्विसेज आपसे क्या चार्ज कर सकती है? फेयर चार्ज कर सकती है, एयर फेयर अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का, बिकॉज आप उस एयरप्लेन को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। इसी तरह से लॉ फर्म, एक लॉयर या एक लॉ फर्म आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी? वो आपके बिहाफ पे केस को कोर्ट में ले जाके आपके लिए डिफेंड करेगा। तो एक लॉ फर्म आपको प्रोफेशनल फी चार्ज कर सकती है। So these are the examples of income which can be charged by these service providers. डॉक्टर्स क्लिनिक भी कंसल्टेशन फी चार्ज कर सकता है। इसी तरह से कैब सर्विसेज भी आपसे फेयर चार्ज कर सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपसे ट्यूशन फी या एडमिशन फी चार्ज कर सकती है। तो ये सब बातें आपसे डिस्कस करने का पर्पस ये है कि आपको ये बैकग्राउंड क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन अगर सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड होगा तो उसमें रेवेन्यूज इस तरह के होंगे, और अगर क्वेश्चन ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड होगा तो उसके अंदर सेल्स की बात हो रही होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात हो रही होगी और परचेजेस की बात हो रही होगी, राइट? ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर का केस करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि मिस्टर नोमान मर्चेंट ने एक कॉमन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग ₹380,000 कैश इन द बिजनेस ऑन October 1। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ सर्विस बिजनेस और इसमें रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस किस किस तरह के होंगे और वो कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो देयर आर टू आइटम्स। इन्वेस्टमेंट अगर की है मिस्टर नुमान ने तो इसमें 380,000 का आपको कैश नजर आ रहा है और दूसरी साइड उनकी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट होगी जो कि इस बिजनेस में पहले नहीं थी। तो अगर हम इसकी इवेंट्स को देखें, इसमें कौन कौन से थे? एक इवेंट इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं इक्विटी, और एक है कैश जिसको यकीनन आप कहते हैं एसेट। तो इक्विटी भी इस बिजनेस में पहले नहीं थी तो इंक्रीज हो रही है, और एसेट भी इस बिजनेस में ये पहले कैश नहीं था तो अब आ गया है तो इसलिए इंक्रीज हो गया। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर प्लॉट करें तो कैसे हो जाएगा? ऑन इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी October 1 को? वो बनेगी 380,000 का कैश, यानी कि ये एसेट जो है ये सिर्फ कैश है अभी, और लायबिलिटी इस वक्त कुछ नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द लायबिलिटी। और ऑन ओनर्स इक्विटी जो है उसमें भी यकीनन
380,000 का इंक्रीज आया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बैलेंस है, दिस इज योर इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन, 380,000 इज इक्वल टू 380,000। सेकंड ट्रांजैक्शन इज he purchased furniture on credit rupees 70,000 on October 5. October 5 को उन्होंने 70,000 का फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर इज योर एसेट एंड क्रेडिट पे खरीदा है, तो इट मींस कि दिस इज लायबिलिटी ऑन मिस्टर नोमान। तो वो अब अकाउंटिंग इक्वेशन को पहले तो एज इट इज अक्टूबर 1 वाली को कैरी फॉरवर्ड अगर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसमें लिखेंगे अक्टूबर 1 380,000 के एसेट्स थे, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं था एंड ओनर्स इक्विटी वाज 380,000। बट इन फर्नीचर और अकाउंट्स पेएबल पे क्या इफेक्ट आएगा इस इक्वेशन का, वो देख लेते हैं। फर्नीचर एसेट था, इंक्रीज होगा तो आप उसको इंक्रीज दिखाएंगे एसेट साइड पे। कैसे लिखेंगे आप, फर्नीचर 70,000 इस साइड पे आपने ऐड कर दिया। सिमिलरली लायबिलिटी वाले सेक्शन में इंक्रीज शो कर रहा है बिकॉज ये लायबिलिटी पहले नहीं थी बिजनेस में, ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और ये लायबिलिटी उस वक्त तक रहेगी जब तक नुमान इसकी पेमेंट नहीं कर देते। तो इसका मतलब अकाउंट्स पेएबल लिखेंगे अब हम, और अकाउंट्स पेएबल में लायबिलिटी के कॉलम में लिख देते हैं 70,000 का इंक्रीज। ओनर्स इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो देयर इज नो चेंज। इसी तरह से अक्टूबर 5 को जो रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 450,000 के एसेट्स एंड 70,000 की लायबिलिटी and 380,000 की owners equity. It means there is no difference in the equation. दोनों साइड पे इक्वेशन बैलेंस है, 450,000 is equal to 450,000. Third, October 11 paid advance rent for 6 months 60,000. इसको भी अगर हम इसमें से देखें तो क्या क्या आइटम्स हैं इसमें, इसके अंदर एडवांस रेंट है और यकीनन वो आपने पे किया है तो एक साइड पे कैश होगा। तो अगर इसमें लिखें प्रीपेड रेंट इज एसेट एंड कैश इज आल्सो एसेट, तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है जिसका बेनिफिट आप आइंदा आने वाले टाइम में लेते रहेंगे और उसके अगेंस्ट आपने कैश की पेमेंट की है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं लास्ट इक्वेशन, 450,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ 70,000 प्लस ओनर्स इक्विटी ऑफ 380,000। और इसको अगर हम आगे प्रीपेड रेंट को मेंशन करें तो प्रीपेड रेंट एसेट साइड पे इंक्रीज शो करेगा 60,000 का और कैश को वहीं उसी साइड पे एसेट साइड पे हम लेस कर देंगे 60,000 से। सो देयर इज नेट इफेक्ट ऑफ जीरो। तो टोटल एसेट्स हमारे क्या हो जाएंगे वो अभी देखते हैं। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ओनर्स इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। टोटल एसेट्स ऑन अक्टूबर 11 हमारे बन जाएंगे 450,000 इज इक्वल टू 70,000 की लायबिलिटी एज इट इज एंड 380,000 की इक्विटी भी एज इट इज हम लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन 450,000 से अगेन बैलेंस्ड है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, October 15 Sir Numan received admission fee from 50 students at the rate ₹1,000 per student. इसको अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट करें, now we have two events, number one is cash and the other one is revenue. तो ये जो कैश और रेवेन्यू है, ये कैश इज एसेट, एडमिशन फी इज रेवेन्यू, बोथ आर इंक्रीजिंग। ये दोनों पहले नहीं थे बिजनेस के लिए तो अब इंक्रीज होंगे। तो आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले ब्रॉट फॉरवर्ड करें अक्टूबर 11 की इक्वेशन, एसेट्स 450,000, लायबिलिटीज 70,000 एंड ओनर्स इक्विटी 380,000। इसमें हमने क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, स्टूडेंट्स ने ये फी दी है आपको, तो आपने इसको 50,000 से ऐड किया और दूसरी साइड पे एडमिशन फी इज रेवेन्यू। हमें याद होगा कि हमने कहा था ओनर्स इक्विटी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, अगर रेवेन्यू आएगा तो वो भी इंक्रीज कर देगा इक्विटी को, और अगर कोई एक्सपेंस करेंगे उसको भी आप डायरेक्ट ओनर्स इक्विटी में एडजस्ट कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ एडमिशन फी इज रेवेन्यू, देयर इज नो चेंज इन द लायबिलिटी, और इस एडमिशन फी को आपने यहाँ ओनर्स इक्विटी में ऐड किया। So the accounting equation should remain balanced on October 15, 500,000 के assets हो गए आपके और 70,000 की liability plus owners equity of 430,000. So 430 plus 70 is 500. Transaction number 5. October 20 paid maintenance charges ₹2,000 cash and ₹13,000 advertising expense. अगर हम इसकी इक्वेशन को प्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या आइटम्स इसमें नजर आते हैं, इवेंट्स इसमें हैं, एक मेंटेनेंस चार्जेस हमें नजर आ रहा है एंड दूसरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। दोनों ये इसका मतलब एक्सपेंसेस हैं और हम इनकी पेमेंट भी कर रहे हैं। तो एक तरफ हमें नजर आता है कैश
मेंटेनेंस एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस। देयर आर टू एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंसेस को हमने यहाँ इंक्रीज शो किया है। इंक्रीज क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज ये दोनों एक्सपेंसेस भी बिजनेस में पहले नहीं थे और फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, तो हम इनको इंक्रीज दिखाएंगे। कैश हमारे पास से पे ऑफ होगा इन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, इसलिए हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस से शो करेंगे। इक्वेशन में पहले ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं पिछले इक्वेशन, 500,000 इज इक्वल टू 70,000 की लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी ऑफ 430,000। एक्सपेंसेस को लिखें अगर हम, तो टोटल अगर आप देखें 13,000 प्लस 2,000 का कैश कितना पे कर रहे हैं आप, तो कैश को हम डिडक्ट कर देंगे यहाँ से 500,000 माइनस 15,000। ऑन द अदर साइड हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्टली ओनर्स इक्विटी को अफेक्ट करेंगे। अगर आपका रेवेन्यू ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर रहा था तो एक्सपेंसेस आपके ओनर्स इक्विटी को डिक्रीज कर देंगे। लेस मेंटेनेंस चार्जेस 2,000 एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 13,000, तो टोटल 15,000 की डिडक्शन ओनर्स इक्विटी की साइड से हो जाएगी। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम अगर अक्टूबर 20 की इक्वेशन को रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनेगी, 485,000 के एसेट्स रह जाएंगे क्योंकि कैश पे हो गया। दूसरी साइड पे 70,000 की लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया और आपकी ओनर्स इक्विटी रिड्यूस हो गई 415,000 पे आ गई। सो 415,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 485,000। इक्वेशन हमारी बैलेंस है। ट्रांजैक्शन नंबर 6, October 23, ट्यूशन फी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स 125,000। अगेन आपके पास कैश आ रहा है और दूसरी तरफ ट्यूशन फी है, ये एक और रेवेन्यू आपके पास आ गया। तो अब इन दोनों इवेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस के लिए दोनों इवेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ट्यूशन फी इज योर रेवेन्यू व्हिच इज इंक्रीजिंग, कैश इज योर एसेट आल्सो इंक्रीजिंग। इक्वेशन में हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अक्टूबर 20 का, 485,000 के एसेट्स थे, 70,000 की लायबिलिटी थी एंड ओनर्स इक्विटी इज 415,000। इसके अंदर हमने ऐड किया कैश जो हमें रिसीव हुआ स्टूडेंट से 1,25,000 का, और दूसरी तरफ हमें रेवेन्यू डायरेक्टली ओनर्स इक्विटी में ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज करेगा। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। 125,000 ओनर्स इक्विटी में ऐड करने के बाद हमारी रिवाइज इक्वेशन अक्टूबर 23 को क्या बन जाएगी, टोटल 610,000 के हमारे एसेट्स हो गए और 70,000 की एज इट इज हमने लायबिलिटी लिखी। ओनर्स इक्विटी 540,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 610,000। हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। October 26, Institute issued a fee voucher of ₹25,000, out of which ₹14,000 is still receivable. अब ये एक नई बात है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि ₹25,000 का आपने फी वाउचर इशू किया, यानी कि स्टूडेंट्स ने आपसे सर्विसेज ले ली हैं 25,000 रुपीज की और आपने उनको लेक्चर्स या जो भी सर्विसेज थी या स्टडी मटेरियल था वो आपने प्रोवाइड कर दिया है, बट उसके अगेंस्ट उन्होंने अभी तक 14,000 की पेमेंट आपको नहीं की है, विच इज स्टिल रिसीवेबल। तो अब इसके अंदर कितने आइटम्स हो गए जो हमें देखने चाहिए, देयर आर 3 आइटम्स। वन इज कैश, कैश कितना हमें मिल गया 11,000 का, क्योंकि 14,000 अगर रिसीवेबल है तो इट मींस कि हमें 11,000 कैश मिल गया होगा। 25,000 का आपका टोटल रेवेन्यू है जो आप अर्न कर चुके हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, ट्यूशन फी रेवेन्यू बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है 25,000 का, फी रिसीवेबल एसेट है जो आपका इंक्रीज हो रहा है, आपको अभी मिलना बाकी है 14,000 का, और कैश 11,000 का आपको मिल चुका है, ये भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। तो इन तमाम इंक्रीज को हम इक्वेशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अक्टूबर 23 की। एसेट 610,000, लायबिलिटी 70,000 एंड ओनर्स इक्विटी 540,000। हम ऐड करेंगे फी रिसीवेबल, ये हमें अभी तक नहीं मिली 14,000 से, इसके अलावा हमें और कैश मिल चुका है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं 11,000 से। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ 25,000, राइट। 25,000 का हमारा टोटल रेवेन्यू था। ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ट्यूशन फी डायरेक्टली आपकी ओनर्स इक्विटी को चेंज कर देगी और वो आपकी ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज करेगी, बिकॉज आपके ट्यूशन फी इज योर रेवेन्यू। लायबिलिटी में हमने नो चेंज लिखा एंड ओनर्स इक्विटी की साइड पे हमने 25,000 को ऐड कर दिया। So now revised equation would be on October 26, 635,000 के आपके assets हो गए हैं, liabilities में कोई change नहीं आया 70,000 and owner's equity is 565,000. Accounting equation is balanced.
Okay, transaction number 8. October 27, stationery purchased and consumed by institute rupees 10,000. So there are two events. One is expense and the other one is asset. अब इसको देख लेते हैं कि एक्सपेंस भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है और एसेट भी बिजनेस में कैश जो है हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है. सो क्योंकि कैश पे करके आप स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं और ये स्टेशनरी आप कंज्यूम भी कर चुके हैं. सो आप इसको इक्वेशन को पहले कैरी फॉरवर्ड करते हैं. हम बैलेंसेस अक्टूबर 26 में हमारे पास क्या थे, हमारे एसेट्स थे 635,000 के, हमारी लायबिलिटी थी 70,000 की और ओनर्स इक्विटी थी 565,000 की. राइट, इसमें हमने लेस कर देते हैं कैश क्योंकि एसेट साइड हमारी रिड्यूस हो जाएगी इस एक्सपेंस को करने की वजह से. 10,000 से हम इसको लेस कर देते हैं. ऑन द अदर साइड स्टेशनरी एक्सपेंस, हमारे लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं है तो स्टेशनरी एक्सपेंस ने डायरेक्टली हिट किया होगा ओनर्स इक्विटी को और हमारी इक्विटी को एक्सपेंस कम कर देता है, तो इसलिए इसको यहाँ से हम डिडक्ट कर देते हैं 10,000. हमारी रिवाइज्ड इक्वेशन बन जाएगी अक्टूबर 27 की. एसेट 625,000, liability is again 70,000, no change, and owner's equity would be 555,000. So our accounting equation is balanced. 625,000 is equals to 625,000. October 31, total staff salaries for the month were rupees 48,000, out of which 15,000 are unpaid. अब इसमें भी हमें देखना होगा कि हमें सैलरीज तो पे करना थी 48 की, बट उसमें से 15,000 अभी भी पे हमने नहीं की. तो अगेन देयर आर 3 इवेंट्स. कौन कौन से इवेंट्स हैं? एक कैश है जो आप पे कर चुके हैं, एक वो आइटम है जो अभी तक आपने पे नहीं किया और एक वो आइटम है जो आपके टोटल सैलरीज एक्सपेंस है. तो आइए इसको इवेंट्स को एनालाइज करते हैं. सैलरीज एक्सपेंस, अक्रूड सैलरीज एंड कैश. एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो आप उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे. लायबिलिटी आपकी अक्रूड सैलरीज हैं, ये भी इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, एंड कैश is decreasing. So the total impact on the accounting equation would be assets is equal to liabilities plus owners equity. Assets का carry forward balance हमारा क्या होगा अक्टूबर 27 का 625,000, liability 70,000 and owners equity 555,000. इसमें से हम लेस करते हैं क्योंकि हमने जो कैश पे किया है वो था, अगर आप 48 माइनस 15 कर दें तो यू हैव पेड द कैश अमाउंट 33,000, उसको आप इसमें से लेस करेंगे. इसके बाद आपकी क्योंकि अक्रूड सैलरी इज योर लायबिलिटी, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपने ये सैलरी अभी तक पे नहीं की, तो डिफरेंस जो है 15,000 का वो आप यहाँ लायबिलिटी में ऐड करेंगे. इसके बाद देयर इज नो चेंज इन द ओनर्स इक्विटी, उसको आप एज इट इज मेंशन कर सकते हैं, बट सैलरीज एक्सपेंस क्योंकि आपकी ओनर्स इक्विटी को रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे आपको 48,000 का नेट इफेक्ट अपनी ओनर्स इक्विटी में दिखाना होगा. सो रिवाइज्ड इक्वेशन वुड बी अक्टूबर 31 को आपके 592,000 के एसेट्स हो गए और आपकी लायबिलिटी 85,000 की हो गई है क्योंकि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई यहाँ पे 15,000 से, और इसके बाद आपकी जो ओनर्स इक्विटी है वो 555,000 नहीं रहेगी, उसमें से 48,000 एक्सपेंस हुआ है तो आप उसको डिडक्ट कर देंगे. So the total owners equity would be 507,000. But your accounting equation should remain balanced. 592,000 is equal to 85 plus 507,000. Next question. ये क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करना है. इस क्वेश्चन को आप केयरफुली स्टडी करें, रीड करें और उसके बाद इसमें से आपने रिक्वायरमेंट है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बनाना है आपको. आपने फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में आइडेंटिफाई करने इवेंट्स, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ ईच इवेंट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन देखना है आपने. जैसे अभी हमने सीखा है कि जहां पे कोई चेंज नहीं होगा वहां पे आप निल या नो चेंज के लिए एनसी का सिंबल मेंशन कर सकते हैं. इसी तरह से ये तमाम इवेंट्स, ये भी एक प्रॉपर्टी डीलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, केस बनाया गया है जिसमें आपको गेन सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस होगा. आप इस बुक को अगर इसकी पेज नंबर 34-35 पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. आप उनको जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप और अच्छी हो सके. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात स्टार्ट करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जनरल जर्नल की, डबल एंट्री सिस्टम की. जनरल फंडामेंटल टॉपिक कंसिडर किया जाता है फॉर अकाउंटिंग बिगिनर्स के लिए भी, और वो तमाम लोग जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग को एज अ कोर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं. क्लास प्रैक्टिस होगी इसके साथ. बेस पब्लिशिंग लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की इंटीमेशन ऑटोमेटिकली मिलेगी. थैंक यू.